स्टार्ट कर दे, होस्ट बना दिया उसको। टॉपिक है बेटा चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्यूरीज लॉ। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। क्यूरी क्यूरी एक साइंटिस्ट का सरनेम है। क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो उसने क्या देखा? उसने दो चीज करी। एक बार इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर उसने इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया। तो उसने क्या देखा कि जितना ये गेन कर रहा है, यानी जितना इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसे दी है। यानी एच किस पे, आई किस पे डिपेंड कर रहा है? एच पे। आई क्या है? जितना ये गेन करेगा। एच क्या है? जो आप उसे दे रहे हो। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। फिर उसने क्या किया, इसको हीट कर दिया, इस सब्सटेंस को हीट कर दिया। तो उसने देखा कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, एच बढ़ा रहे हो, तो आई भी बढ़ेगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आई कम होता जा रहा है। तो यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसको बेटा आई से भी डिनोट करते हैं, एम से भी डिनोट करते हैं। तो आई किस पे डिपेंड कर रहा है? एच पे। एच बढ़ाओगे आई बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आई कम होता जाएगा। क्यों? इनके अंदर ना डोमेन सेटअप होते हैं। बहुत सारे आयंस मिलके डोमेन बनाते हैं, डोमेन एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। अगर अच्छा मैग्नेट होगा तो इनके अंदर सारे डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। जितना ज्यादा आप एच बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा डोमेन इंक्रीज होता रहेगा, मैग्नेटिक डोमेन बढ़ता जाता है, उतना अच्छा मैग्नेट बनता है। क्योंकि बाहर से आप मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट सेटअप होता है। जब आप इसे गर्म करते हो, हीट करते हो, तो ये टूटने लग जाते हैं डोमेन, डोमेन ब्रेक होने लग जाते हैं। जितना आप हीट करोगे इसके डोमेन ब्रेक होने लग जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाती है इसकी। तो इंटेंसिटी वीक होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, टेम्परेचर बढ़ाने से भी कम हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड देने से ही बढ़ रहा है। फिर उसने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया क्यूरी ने, तो अपने नाम पे एक कांस्टेंट दे दिया, क्यूरीज कांस्टेंट, सी। तो सी इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरीज कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए सी की वैल्यू फिक्स है, वो देंगे। क्रोमियम के लिए अलग है, निकल के लिए अलग है क्यूरीज कांस्टेंट, वो आपको देंगे। फिर ये एच अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं, आई के नीचे, तो यहाँ पे क्या बचा? सी डिवाइडेड बाई टी। ये आई में इधर ले गया। मैंने आपको बताया था इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू सी बाई टी। ठीक है, ये हमारा क्यूरीज लॉ का फॉर्मूला है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, इसका हम ग्राफ बनाएं अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अगर हम ग्राफ बनाते हैं आई और टी का, यह ठीक है, आई और एच विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आई कम होता जाएगा। आई टेम्परेचर के साथ कम होता जाएगा ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आई कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो आई बढ़ता चला जाएगा, है ना। और अगर हम आई और एच का ग्राफ बनाए, आई और एच का ग्राफ बनाए, आई और एच का ग्राफ बनाए तो ये बढ़ता चला जाता है। आई और एच का ग्राफ बनाए तो इस तरह से ये इंक्रीज होता है। बात समझ में आई? अच्छा। फिर यहां तक बात समझ में आ गई। एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे दो तो ये जो फेरो वाला होता है ये पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था, इसके पास बहुत सारे डोमेन्स थे। उसको जब बहुत ज्यादा हीट कर दे रहे हो तो उसके धीरे धीरे डोमेन्स खत्म हो जाएंगे ना। डोमेन्स खत्म हो जाएंगे तो ये फेरोमैग्नेटिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक से। फेरो से पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका एक डिफरेंस आता है बेटा, तो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिफरेंस आप बाद में लिख लेना। तीन तरह के सब्सटेंस आपको बताए थे, कौन कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और तीसरा पैरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और पैरोमैग्नेटिक। इनमें आपको कुछ डिफरेंस याद रखने हैं। क्या क्या डिफरेंस याद रखने हैं? पहला पहला डिफरेंस ध्यान सुनना। डाया में मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर देखा जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसे बिहेव करते हैं डाया वाले। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाया को रखते हैं तो ये क्या करता है? रिपेल करता है ना। ये वीकली अट्रैक्ट करता है, वीकली अट्रैक्ट, ये आपको डिफरेंस आने चाहिए। और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है।
फिर दूसरा डिफरेंस इसका आता है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक्सएम को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो आपको याद रखना है कि डायमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है डाय की, इज वेरी स्मॉल और कैन बी नेगेटिव, और कैन बी नेगेटिव। इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत कम होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। किसकी? डायामैग्नेटिक की। दूसरे वाली की जो पैरा की होती है वो 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है। जो दूसरे वाली की वैल्यू होती है स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ये 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं बेटा ऐसे 1 प्लस एप्सिलन। एप्सिलन बहुत छोटी वैल्यू होती है। इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 प्लस एप्सिलन। इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो 1000 से बड़ी होती है, वेरी लार्ज। तो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई? ये याद रखेंगे। फिर तीसरी आपको याद रखनी है इसकी इसका जो म्यू होता है वो कितना होता है। म्यू आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। अगर इसको मीडियम में रखो तो कैसा बिहेव करता है। तो इसकी जो पहले वाली की जो म्यू है, ए म्यू, ये लेस देन होती है म्यू नॉट से। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 4 × 10⁻⁷। तो इसका जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो म्यू नॉट से कम होती है, इससे कम होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू नॉट। और इसकी मच मच ग्रेटर देन म्यू नॉट, बहुत ज्यादा होती है म्यू नॉट से। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस याद रख लेना। चौथा, आप इनके एग्जाम्पल्स याद रख लेना। चौथा डिफरेंस है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखना। कौन कौन डाया, मैंने आपको कल लिखवाए थे कौन कौन डाया है। डाया कौन कौन है? बिस्मथ, कॉपर, और क्या बताए थे? बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, मर्करी, है ना? और क्या था? हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, ये सारे याद रखना। हीलियम, नियॉन, लेड, ये सारे आपके डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल। ये जरा एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर पैरामैग्नेटिक के हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन लिक्विड फॉर्म। पता है ये उसमें डाला जाता है रॉकेट में, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन फ्यूल होते हैं रॉकेट वगैरह के। एयरप्लेन वगैरह में ये सब यूज होता है एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट। ठीक है। और एल्यूमिनियम, क्रोमियम, एसएन, टिन, ये पैरामैग्नेटिक है। और फेरो में आता है वही आयरन को, वही जो एलनिको वाला था, आयरन, कोबाल्ट, निकल और इनके एलॉयज, ये फेरो में आते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर का बेसिकली लास्ट टॉपिक है जो डिफरेंस है। इसके बाद क्यूरीज लॉ तो आपने पहले ही कर लिया, क्यूरी लॉ, और ये डिफरेंस आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और फिर एक कुछ ग्राफ्स है, वो मैं ग्राफ अभी आपको बना देता हूँ। आप पहले क्यूरी लॉ लिख लो और ये टेबल बना लो। पॉज कर दे।